हम लोग इस वीडियो में देखने वाले मॉडर्न फिजिक्स यानी कि मॉडर्न भौतिकी यानी कि आधुनिक भौतिकी जिसको हिंदी में बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में आपको 4-5 चैप्टर पढ़ना है, पूरा का आपको हम इसमें ऑब्जेक्टिव दे देंगे पूरा एकदम। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 5-6 चैप्टर का देना है। प्रकाश का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद नाभिक का न्यूक्लियस और एटम है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी का चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इसी को बोला जाता है। इसमें 5 चैप्टर है, पूरा का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा इसमें और 12 का फिजिक्स का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन यानी कि जब प्रकाश जो धातु की सतह है इस पर जब प्रकाश डालेंगे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाता है। जो उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को आविष्कारक थे, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कारक कौन थे, तो आइंस्टीन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस 3 नंबर लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की दिल्ही आवृत्ति वह है जिस पर, देखिए बात समझिएगा, यानी कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की दिल्ही आवृत्ति वह है जिसको V0 से दर्शाया जाता है। दिल्ही आवृत्ति को याद रखिएगा, वह जिस पर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक मात्र उत्सर्जित होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वह मात्र उत्सर्जित होता है, यानी कि उस पर दिल्ही आवृत्ति वही होता है, समझे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। कहा विद्युतीय कार्यफलन किसका न्यूनतम है वो पूछ रहा है, तो सोडियम का होता है Na, यानी कि सोडियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल क्या है, यानी कि प्रकाश विद्युत ऊर्जा यानी कि प्रकाश विद्युत सेल क्या है वह पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं प्रकाश को विद्युत में बदलना, यानी कि प्रकाश को विद्युत में बदलना प्रकाश सेल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रकाश को विद्युत में बदलना प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लांक नियतांक की बीमा है। देखिए प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होता है ml² T इनवर्स होता है, ml² T इनवर्स होता है। तो यह भी होता है या बल गुने दूरी गुने समय भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कभी कभी आपको पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, बल गुने दूरी गुने समय, और यह आपको कभी कभी पूछ देगा ml² होता है, T इनवर्स होता है, ये भी होता है प्लांक नियतांक की बीमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब आगे क्वेश्चन एक है, देखिए आधुनिक डिजिटल घड़ियों में सेल यानी कि सेलेनियम सेल का व्यवहार किया जाता है, यानी कि होता है जो कि, देखिए बात समझिए, आधुनिक डिजिटल घड़ी है उसमें सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है, जो कि क्या है किस पर आधारित है वो आप पूछ रहा है, तो प्रकाश सांख्यिकीय सेल पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश संचालकीय सेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, उसी पर आधारित है आधुनिक डिजिटल घड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थ करता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है जो 8 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, प्रकाश विद्युत समर्थ क्या करता है वो पूछ रहा है, तो कौन सा करता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको दे सकते हैं सिंपल में बी नंबर, देखिए प्रकाश की कण के प्रकृति पर, यानी कि प्रकाश के कण के प्राकृतिक पर समर्थ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेमडा तरंग दर वाले फोटोनों की ऊर्जा होती है, तो लेमडा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो आप सिंपल में कह सकते हैं hc/λ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपको आ गया ना, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है, अभी तो बताएं ml² T इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए बल गुने दूरी गुने समय भी होता है और ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ml² T इनवर्स। जो प्लांक के होता है बीमा यही होता है स्थिरांक की बीमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 11 और निम्नलिखित कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करता है, Hv है जो कि संवेग को व्यक्त करना है ना, तो h/λ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सी h/λ फोटोन की ऊर्जा होता है hc यहाँ पे, तो फोटोन क्या है, फोटोन की संवेग पूछ रहा है तो h/λ होता है। अगर यहाँ पे आपको पूछ दे फोटोन की ऊर्जा तो h भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा, लेकिन आपकी 11 में यहाँ कहा संवेग पूछ दिया तो यानी कि h/λ होता है, समझ गए। फोटोन की ऊर्जा पूछे तो h भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है h भी होता है।
समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यानी किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिससे एक निश्चित ऊर्जा होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसमें मतलब एक निश्चित ऊर्जा है, यानी कि किसी भी विकिरण है और विकिरण के एक क्वांटम जिससे एक निश्चित ऊर्जा होती है वह कहलाता है फोटोन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फोटोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है, आवेश रहित कौन है, तो फोटोन है यार, सिंपल है। तो ये कभी कभी फोटोन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है फोटोन, तो फोटोन की इस प्रकार से भी कभी कभी लिख सकते हैं, इसको इक्लो हटाकर इसको लगा सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा फोटोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है को वह ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है वह पूछ रहा है। तो सिंपल है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो आपका यह समाप्त हुआ, मतलब फर्स्ट चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरा का चैप्टर में, क्या है एटम और न्यूक्लियस का ऑब्जेक्टिव है VVI। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, मतलब तो क्वेश्चन पे क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का आकार होता है, क्या परमाणु का आकार होता है, तो परमाणु का आकार क्या होता है वह बताना है। तो परमाणु का आकार क्या होता है, यानी कि 10⁻⁻10 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ गमन पथ होता है, यानी कि प्रकीर्णित अल्फा जो अल्फा कण होता है, इस प्रकार से अल्फा लिखा है, अल्फा कण का जो पथ होता है यानी गमन पथ यानी कि रास्ता क्या होता है, तो अति प्रवलयकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही अति प्रवलयकार। देखिए आप भी सही मार्क देखिए आपका कितना सही होता है, और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आया होगा तो इसलिए सॉरी, क्योंकि बगल के रास्ते से कुछ जा रहा था। हाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णित प्रयोग में, यानी कि रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णित प्रयोग में कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाता है, क्यों प्रकीर्णित हो जाता है, वह क्यों प्रकीर्णित हो जाता है वह बताना है। तो परमाणु के समस्त धन आवेश एक स्थान पर केंद्रित रहता है, क्या जो एक स्थान पर केंद्रित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए परमाणु के समस्त धन आवेश एक स्थान पर केंद्रित रहता है, इसलिए कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाता है, क्या इसलिए कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोजन परमाणु की बोहर, देखिए इस प्रकार से भी लिखा जाता है कहीं कहीं, देखिए जो बोहर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब विकिरण कब उत्सर्जित होता है, जब बोहर मॉडल है यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अति यानी कि अपनी कक्षा में घूमता है, अपनी कक्षा के नाभिक में कूदता है, तो क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए अपनी कक्षा में घूमता है। जब अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, तो क्या होता है, बोहर मॉडल के अनुसार वह उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है जब वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिए लास्ट तक बहुत मजा आने वाला है। 40 क्वेश्चन देंगे ना आपको, 40 क्वेश्चन बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए आप, कितना इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यार बोलने में ना कुछ क्या बोले हम, थोड़ा एथी हो जाता है यार, क्योंकि बोलते बोलते थक जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग होता है वह क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, तो क्या होता है, h/2π होता है, h/2π, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए होता है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यहाँ जब लिखा हुआ है, जाब नहीं पढ़िएगा, जब, यहाँ पे टाइपिंग हुआ है गलत, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। देखिए कहने का मतलब है, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में, यानी कि कोई भी कक्षा में जा सकता है, तो प्राप्त क्या होता है वो बताना है। तो प्राप्त क्या होता है, तो बामर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बामर श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब दूसरे का मतलब उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगी तो क्या होगा, बामर श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में, यानी कि निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैग्निक भाग में पाई जाती है,
यानी कि क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परावैंगनिक भाग में पाई जाती है। तो कौन सा, तो लाइमन श्रेणी, यानी कि लाइमन श्रेणी है जो कि परावैंगनिक भाग में पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परावैंगनिक भाग में कौन पाई जाती है, तो लाइमन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीडबर्ग, यानी कि रीडबर्ग जो नियतांक है तो उसका बीमा क्या होता है, जो रीडबर्ग नियतांक है उसका बीमा क्या होता है वो बताना है। देखिए ऐसे कभी कभी बुक में देता है एल इनवर्स, लेकिन एल इनवर्स नहीं होता है, टी इनवर्स होता है। क्योंकि देखिए गेस में देता है वह तो बहुत गलत रहता है, लेकिन बुक में जाकर देखिए तो टी इनवर्स मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रीडबर्ग नियतांक की बीमा क्या होता है, तो टी इनवर्स, यानी कि 1/t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, लेकिन बीमा के लिए वैसे नहीं लिखा था, टी पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो टी के मार्क करें m0 L0 और t-1 इस प्रकार से लिखा था, समझ गया ना बीमा। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आगे क्वेश्चन देखते रहिए, कितना झकास क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स किरण बनी होती है, यानी कि एक्स किरण बनी होती है, किससे बनी होती है एक्स किरण वो बताना है। तो किससे बनी होती है, तो विद्युत यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है। जो एक्स किरण है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन याद करते चलिए, 2 वीडियो जब देख लीजिएगा ना, 2 वीडियो तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो 2 जरूर वीडियो देखिएगा कम से कम 2 बार, उससे आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जेड परमाणु क्रमांक वाले, यानी कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। क्या अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, तो किसका अनुक्रम, जेड के। जब देखिए जब परमाणु के क्रमांक जेड हो तो परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि Z² का अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक्स किरण के गुण ऐसे होता है भाई, गुण ऐसे लिख सकते हैं, गुण लिखाया गलती कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, कैसे, किसका किरण, तो एक्स किरण का गुण वैसा ही होता है जैसे गामा किरण का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गामा किरणें। यानी कि एक्स किरण का गुण वैसा ही होता है जैसे जिसका गामा किरण का गुण होता है वैसा ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर गामा ऐसे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेजर प्रकाश। देखिए लेजर कह सकते हैं या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ले सौ लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं लेजर ही, तो लेजर या लेसर कह सकते हैं, लेजर होता है बेसिकली। तो लेजर प्रकाश है, तो लेजर प्रकाश क्या होता है, वह एक वर्णीय होता है, काला संबंध होता है, दिशात्मक होता है। तो क्या है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, एक वर्णीय होता है और काला संबंध और दिशात्मक में। यानी आपको लेजर प्रकाश का गुण पूछे तो लिख सकते हैं लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, यह काला संबंध होता है, यह अति दिशात्मक होता है, लिख सकते हैं। इससे 2 मार्क्स भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। तो क्या होता है, एक वर्णीय और काला संबंध होता है लेजर प्रकाश, समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य क्रम है, यानी कि एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है, यानी क्या क्रम होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह युक्त जिससे एक तीव्र, एक वर्णीय, समांतर तथा उच्च काला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। देखिए अभी कहे ना, देखिए होता है एक वर्णीय होता है, एक तीव्र होता है, एक वर्णीय होता है, समांतर तथा उच्च काला संबंध होता है, प्रकाश पुंज को प्राप्त होता है, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अभी पता है ना, तो लेजर प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेजर प्रकाश। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु, यानी किसी परमाणु की उच्चतम कक्षा की तुलना में, उच्चतम लिखा हुआ, उच्चतम, देखिए यहाँ पे गलती से मत पढ़िएगा, उच्चतम लिखा हुआ है, उच्चतम यहाँ पे गलती लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के उच्चतम कक्षा की तुलना में निम्नतम कक्षा की ऊर्जा होती है, यानी कि जो उच्चतम कक्षा होती है उसके तुलना में निम्नतम कक्षा, देखिए नीचे में दर्शाया गया है न्यूनतम, ऊपर में उन्नत, तो क्या होती है, तो कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए आप खुद से पढ़ने का प्रयास करें, उच्चतम कक्षा की तुलना में निम्नतम कक्षा की क्या होती है, तो कम होती है ऊर्जा। तो निम्न है तो निम्न कम होगा ना, उच्च में ज़्यादा होगा, निम्न में कम होगा, बात समझ गई इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा,
यानी कि उसमें जरूरत मतलब जरूर रहता है। तो परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, यानी कि अवश्य रहबे करता है। अगर नहीं रहे तो परमाणु के नाभिक बनबे नहीं करेगा। तो कौन है? तो प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अवश्य रहता है परमाणु के नाभिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण है। क्या अल्फा कण है? तो अल्फा कौन कण है? तो कौन है? तो हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अल्फा कण हो जाता है जो होता है कि हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बीटा किरण होती है, यानी कि बीटा किरण होती है। तो क्या होती है बीटा किरण? वह बताना है। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होती है। बीटा किरण जो होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि बीटा किरण जो होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, ई पर माइनस लगाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? गामा किरण होती है, यानी कि गामा किरण होती है। तो क्या होती है गामा किरण? तो शून्य आवेश, आवेश भी शून्य होता है, यानी कि चार्ज भी शून्य होता है, और उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? तो शून्य होता है, उसी को गामा किरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान को गामा किरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किसका भेदन क्षमता महत्तम होता है? यानी कि किसका भेदन क्षमता महत्तम होता है वह बताना है। तो किसका भेदन क्षमता महत्तम होता है? तो गामा किरण का, यानी कि गामा किरण का भेदन क्षमता महत्तम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तो अभी समझ में आएगा, आपको कुछ फायदा बुझाएगा, और इससे 5 मार्क्स तो आपको क्लियर हो गया पक्का, 5 से 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। एक तत्व की परमाणु संख्या Z है, यानी कि परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। तो इसके परमाणु के क्या बोला है? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए माइनस जेड, यानी कि क्या निकाल देंगे? द्रव्यमान माइनस क्या हो जाएगा? संख्या, परमाणु की संख्या और परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि जेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? क्या मूल कण नहीं है? तो मूल कण नहीं होता है तो अल्फा कण होता है। बहुत सिंपल था, अल्फा कण है जो कि मूल कण नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है। तो क्या रहता है? तो कोणीय संवेग, केवल संवेग, केवल आवेश, केवल ऊर्जा, इनमें सभी। तो इनमें से सभी है कि सभी के सभी सुरक्षित रहता है, यानी कि आवेश भी, संवेग भी, आवेश भी और चार्ज भी, यानी ऊर्जा यानी कि एनर्जी, यानी कि सभी के सभी सुरक्षित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? यानी कि अस्थायी कहने का मतलब है अस्थायी नहीं है वह। तो कौन सा कण है जो कि अस्थायी है वह बताना है। तो निम्नलिखित कौन सा कण अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन है जो कि अस्थायी कण है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है, यानी कि कार्यकारी बल क्या होता है नाभिक के अंदर? क्या नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के 2 प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल होता है? तो क्या होता है? केवल विद्युतीय, केवल नाभिकीय, तो यानी कि दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युतीय और नाभिकीय दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जब 2 प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल कहेगा, यानी कि विद्युतीय हो सकता है और नाभिकीय भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिक के अवश्य रहेगा, किसी मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए, फिर से बात समझ लीजिए, यानी किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य रहता है, यानी कि उसमें अवश्य रहता है, क्या रहता है? प्रोटॉनों की संख्या समान रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉनों की संख्या समान रहता है। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना दिल से मेहनत करते हो, टाइपिंग करके इतना मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। समझ गए? यानी कि जब नाभिकीय संलयन करेंगे, जब नाभिक में संलयन करेंगे तो हाइड्रोजन बम बनेगा, या परमाणु बम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, या सूर्य अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछा गया क्वेश्चन है कितना बार, तो क्या है, कहाँ से करता है, तो नाभिकीय संलयन से करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से ही सूर्य अपना ऊर्जा को प्राप्त करता है। जो सूर्य से हम लोग ऊर्जा आता है तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन से ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में क्या पूछ रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में छड़ बनी होती है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिक जो नियंत्रक यानी कि नियंत्रक छड़ बनी होती है। तो नियंत्रक छड़ बनी होती है, किससे बनी होती है वह बताना है। तो कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैडमियम, यानी कि कैडमियम से नाभिकीय रिएक्टर के छड़ बनी होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए, अगर कहूँ ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम के छड़ बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, परमाणविक यानी कि परमाणविक रिएक्टर को, जब परमाणविक रिएक्टर को क्रांति होने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पत्ति तथा प्रयुक्त न्यूट्रॉन की औसत संख्या का अनुपात है। फिर समझिए क्वेश्चन को खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, परमाणविक रिएक्टर को क्रांति होने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया, समझिए परमाणु कथी कह रहा है, बात समझने का प्रयास कीजिए। क्रांति होने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया, क्या श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पत्ति तथा प्रयुक्त न्यूट्रॉन, जो उसमें उत्पत्ति होता है और उसमें प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन, जो उसमें उपयोग होता है न्यूट्रॉन की औसत संख्या का अनुपात है, जिसमें औसत संख्या होता है उसका अनुपात पूछ रहा है, कितना होता है, 1 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, 1 से अधिक। बात समझ गए, 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, यानी कि कौन सी श्रेणी है जो कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ती वह बताना है। तो कौन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, यानी कि लाइमन श्रेणी है जो अवरक्त भाग में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। प्लीज़ आप लोग इतना मेहनत करके आप बना रहे, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, उस पर लगने वाला बल का परिमाण बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उस पर लगने वाला बल का परिमाण बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले बात समझिए, यहाँ कर रहा है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो उसमें रखा जाए तो क्या, तो विद्युत बल यानी कि विद्युतीय बल को परिमाण बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ध आयु का मान विघटन स्थिरांक के होता है, यानी कि अर्ध आयु का मान विघटन स्थिरांक का होता है। तो विघटन स्थिरांक के होता है, क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पूछ रहा है, जो अर्ध आयु होता है उसका विघटन स्थिरांक के होता है, क्या मतलब, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग मत होइएगा, 34 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दो या दो से अधिक नाभिक के सम्मिलन को कहते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक नाभिक जब एक लगा सम्मिलित होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। लेकिन याद कर लीजिए, 2 या 2 से अधिक नाभिक के सम्मिलन यानी कि मिलने से क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन बनता है, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 लगभग 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, तो कौन आवेश रहित कण है, इसका आंसर आप खुद से जवाब दीजिए, इसमें आवेश रहित कण कौन है, यानी कि आप ऑप्शन में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन का, तो आप लिख दीजिएगा कौन होता है, अल्फा कण होता है, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटॉन, जो लिखना है लिख सकते हैं। आप खुद से इसका आंसर दीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर दे देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे दो नाभिक जिसके परमाणु संख्या समान है उसे कहते हैं, यानी कि ऐसे दो नाभिक जिनके परमाणु संख्या समान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समस्थानिक कहते हैं। समझ गए इस बात को, समस्थानिक कहते हैं।
फर्स्ट में क्वेश्चन देख पा रहिएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन 1 क्या है, परम शून्य ताप पर यानी कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। यानी कि परम शून्य ताप पर जब तापमान शून्य होता है तो वह अर्धचालक व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है वह बताना है। तो किसके भांति करता है, तो पूर्ण अचालक के यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि अचालक की भांति। समझ गए इस बात का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है। यानी कि जब कोई भी चालक के ताप बढ़ने पर उसका चालकता बढ़ने लगती है तो वह पदार्थ होता है। तो क्या होता है, अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि उसमें जब ताप बढ़ाइएगा तो उसका चालकता बढ़ेगा। अब प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। प्रतिरोधकता घटता है, चालकता बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बैंड यानी कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंक लिखा गया, गलत बैंड होगा। यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में अति व्यापन होते हैं। यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में अति व्यापन कौन होता है, अति व्यापन कौन होता है, तो इसका धातु होगा। यानी धातु में होता है कि अति व्यापन रहते हैं। बात को समझ के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, धातु। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चालन बैंड अंततः रिक्त होता है। यानी कि चालन बैंड में बहुत सारा रिक्तियाँ पाया जाता है, यानी अंततः रिक्त होता है, ज़्यादातर रिक्त होता है। किस में, तो अचालक में, यानी कि कुचालक में रिक्त होता है। और तनका कम रिक्त होता है किसमें, तो अर्धचालक में। तो आप पूरा रिक्त नहीं होता है तो चालक में, और जिसमें रिक्त होता है वो होता है अचालक, यानी कि कुचालक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। बिल्कुल सही बात है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इसमें मतलब इससे आर्सेनिक की, यानी कि इसमें जब आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, देखिए सिलिकॉन में जब सिलिकॉन एक अर्धचालक है, बात सही है। इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी, आर्सेनिक की जब सिलिकॉन में थोड़ा सा आर्सेनिक की मात्रा जब मिला देंगे ना तो इसकी चालकता होता है, इसकी चालकता वह बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालक, यानी कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक या धारावाहक कह सकते हैं, कौन होता है। जब पी टाइप कहे तो कौन होता है पता होना चाहिए। तो क्या होल्स, यानी कि छिद्र कह सकते हैं, या बीवर भी कह सकते हैं। बीवर भी लिखा जाता है, बीवर, होल्स या छिद्र, इसको तीनों नाम दे सकते हैं। तो यानी कि पी टाइप है तो इनमें होल्स होगा। आज एन टाइप क्या होगा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे वाला एन टाइप। इसमें थोड़ा ट्रिक समझ लीजिए। तो ट्रिक क्या है एन टाइप में, तो इसमें क्या है, इन प्रकार का अर्धचालक में धारावाहक होता है, यानी कि आवेश वाहक या धारावाहक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए एन टाइप कहने का मतलब समझ रहे, ध्यान सुनिएगा। एन इलेक्ट्रॉन कुछ संबंध आ रहा है ना, एन से इलेक्ट्रॉन कुछ, मतलब थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए ना, मतलब एन और इलेक्ट्रॉन पढ़ने में थोड़ा उच्चारण वही आता है ना, एन इलेक्ट्रॉन, एन टाइप इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन टाइप जब इलेक्ट्रॉन और जब पी टाइप रहे तो होल्स यानी कि छिद्र हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, किसी अर्धचालक में, यानी किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन किस में होता है, बहुसंख्यक वाहक, यानी कि एन टाइप। यह बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले ध्यान दीजिए। यानी कि अर्धचालक यानी बहुसंख्यक वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में होता है, तो किस में होता है, तो एन टाइप में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप में है तो इसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि है। तो इसमें कौन सा अशुद्धि मिलाया जाएगा, कि एन टाइप में कौन सा अशुद्धि मिलाया जाता है वह पूछ रहा है। तो पंच संयोजी, यानी कि एन टाइप का परिभाषा दे सकते हैं। एन टाइप अर्धचालक क्या है, तो वह अर्धचालक जिसमें यानी कि पंच संयोजी, यानी पंच संयोजी अशुद्धि, यानी कि अर्धचालक में जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो वह बन जाता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप का अर्धचालक की परिभाषा होता है, जब मतलब अर्धचालक में, जब किसी भी अर्धचालक में जब पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं ना, पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो वह क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, यानी कि एन टाइप चालक, यानी कि अर्धचालक बनता है। बात समझ गए, यानी कि पंच संयोजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, यानी कि एक अर्धचालक जिसका बहुसंख्यक वाहक क्या है, होल्स, यानी कि छिद्र, यानी कि बीवर भी कहा जाता है। तो समझ गए इस बात को। तो होल्स है तो इसमें मिलाए जाने वाले अशुद्धि है। तो कौन है मिलाए जाने वाले अशुद्धि, तो त्रिसंयोजी, यानी कि जब यहाँ पे जैसे होल्स कहा, यानी कि पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप होगा ना, जब होल्स कहा, होल्स यानी कि वे बहुसंख्यक वाहक होल्स है तो मिलाए जाए। होल्स किस में होता है, तो पी टाइप में होता है। तो पी टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक है, यानी कि जब पी टाइप अर्धचालक में, यानी कि अर्धचालक में जब
त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है, जब त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को एनपी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, अर्धचालकों में विद्युत चालकता का कारण है, यानी कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है वह बताना है। तो विद्युत चालकता का क्या कारण है तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का आवश्यक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं तो अर्धचालक काम करते हैं और अन्यथा नहीं करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होना चाहिए तब वह चालक की तरह व्यवहार करता है। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, डायोड, यानी कि डायोड का उपयोग होता है, मतलब डायोड को उपयोग करते हैं एक किसके भांति, तो डिस्टिकारी के भांति उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायोड का उपयोग क्या होता है तो डिस्टिकारी के भांति उपयोग करते हैं। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। जहाँ देखिए जहाँ समझाने वाली बात होगा पक्का समझाएंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति करने पर, यानी कि जब अग्र अभिनति होता है तब इसमें क्या होता है, तो यानी कि विभव प्रचरी उच्च होता है, यानी कि जो विभव प्रचीर उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड को भी जो भी कह सकते हैं, यानी कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति होता है तब क्या होता है, विभव प्रचीर की उच्च होती है, यानी कि विभव प्रचीर की ऊंचाई मतलब क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। बात समझ लीजिए, यहाँ पे विभव प्रचीर की ऊंचाई घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला उच्च बोल रहा है तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे घटती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टिकारी की भांति होता है यह, यानी कि जब दिष्टिकारी की भांति होता है तो यह क्या होता है, तो क्या होता है, इसमें अभिनति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देख पाएगा अभिनति की, यानी कि ऑप्शन तो बहुत है कि अगर अभिनति की आवश्यकता होती है, यानी कि अग्र अभिनति की होती है, उत्क्रम अभिनति की होती है, दोनों की होती है, तो क्या होती है, अभिनति की आवश्यकता होवे नहीं करती है। जब पीएन संधि डायोड का उपयोग एक दिष्टिकारी की भांति करेंगे तो इसमें अभिनति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्र अभिनति करने पर संधि डायोड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी जब अग्र अभिनति करेंगे तो प्रकाश उत्सर्जित होगा और उत्क्रम अभिनति करेंगे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। बात समझ लीजिए। तो यहाँ अग्र अभिनति करने में प्रकाश, यानी कि संधि डायोड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या उसे कहते हैं, यानी कि कहे जाते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, एक एक मतलब पेज जो वैसी हो गया है तो इसको नहीं, इसको देखिए, यहाँ पे पढ़िए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलईडी, यानी कि एलईडी जब उत्क्रम अभिनति में होता है, यानी जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए आप अभी बताएं आपको ना, एलईडी जब यहाँ पे देखिए, यानी कि जब अग्र अभिनति रहता है, अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड, तो प्रकाश उत्सर्जित होता है। समझ रहे हैं यहाँ बात को। तो वही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, उत्क्रम अभिनति बोल दिया है, उत्क्रम यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। अगर यहाँ पे अग्र अभिनति रहता है, यहाँ पे अग्र अभिनति, तो यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है जब अग्र अभिनति रहता तब, लेकिन उत्क्रम अभिनति है इसलिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। समझ गए बात को। एलईडी मतलब समझ ही रहे, हमारा जो घर में यूज होता है एलईडी वही एलईडी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है, यानी कि पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत में क्या होता है वो बताना है। तो क्या होता है, तो अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होता है और न होल्स होता है। बात समझिए, यानी कि जब पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न होल्स होता है। होल्स यानी कि छिद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, न तो इलेक्ट्रॉन और न तो होल्स होता है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक डायोड, यानी कि उत्सर्जक धारा आई और आधार धारा IB और क्या है, संग्राहक धारा IC है। इसमें संबंध क्या होता है, तो संबंध कुछ नहीं, संबंध होता है IC इक्वल टू IE माइनस IB होता है। क्या होता है, IB। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, IC इक्वल टू IE माइनस IB होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक संबंध है इसमें, यानी कि उत्सर्जक और आधार और संग्राहक में संबंध यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर की तुलना में, यानी कि ट्रांजिस्टर की तुलना में प्रयुक्त सर्वाधिक समान पदार्थ है,
यानी कि ट्रांजिस्टर की रचना में, जब ट्रांजिस्टर की रचना होता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक तत्व कौन है, पदार्थ कौन है, सर्वाधिक कौन यूज होता है, तो सिलिकॉन होता है। यानी कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका यूज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो ट्रांजिस्टर में। यानी कि ट्रांजिस्टर की जब रचना बनता है, उसका जब बनावट बनता है तो उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। बात को समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ है क्यों। यानी कि कहने का मतलब है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर के तुलना में अधिक मतलब कह सकते हैं श्रेष्ठ, यानी कि उपयोगी होता है। तो क्यों होता है वो बताना है। तो क्यों होता है, क्योंकि यह देखिए इसमें ना जो धारावाहक होता है यानी कि आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसमें, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी कि एन टाइप प्रचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाहक होता है ना। और पीएपी ट्रांजिस्टर जो होता है यानी उसमें क्या होता है, होल्स होता है, यानी कि बीबर होता है, होल्स यानी कि छिद्र कह सकते हैं। तो इसी कारण से यानी कि इसके श्रेष्ठ होता है। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर के से श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है धारावाहक यानी कि आवेशवाहक। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में थोड़ी सा, यानी कि जब अर्धचालक है थोड़ी सी अपद्रव मिलाने पर उसकी क्या बढ़ती है, उसकी क्या बढ़ती है, तो चालकता बढ़ जाती है। यानी कि जब अर्धचालक में जब किसी थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाएगा, यानी कोई अशुद्धि मिला दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका चालकता बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजी बैंड यानी कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को कहते हैं। यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो अंतराल होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो बैंड गैप कहते हैं। यानी कि बैंड गैप कहते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो अंतराल होता है, उन्हें रिक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। तो कौन अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि दोनों को दोनों अर्धचालक है और दोनों मोस्ट उपयोगी अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आ गया लॉजिक गेट से संबंधित क्वेश्चन है यह। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। समझ लीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, और यह होता है एंड गेट, यह होता है नॉर गेट, यह होता है नंद गेट। बात समझ लीजिए, यहाँ पे जब डॉट लगा रहे तो क्या होगा, एंड गेट का, या क्या होगा, डॉट यहाँ पे ए प्लस बी ऊपर रेकरिंग दिया हो तो क्या होगा, तो नॉर गेट का। और यहाँ पर ये डॉट बी लिखकर ऊपर रेकरिंग दे दे तो किसका होगा, नंद गेट का। समझ गए इस बात को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। यहाँ पे देखिए आगे एंड गेट, एंड गेट का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और गेट के लिए। देखिए आप लोग कितना सही बना पाते हैं, आप देखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या, देखिए हम चारों के चारों पांचों के पांचों एक साथ क्यों लाए हैं कि आपको समझ में आए, कि कंफ्यूजिंग नहीं हुई है। नॉर गेट कहा तो नॉर गेट क्या होगा, ए प्लस बी ऊपर रेकरिंग दे दीजिए, ऊपर एक बार दे दीजिए, बार पढ़ सकते हैं, रेकरिंग पढ़ सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी पर बार इक्वल टू वाई नॉर गेट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद गेट के लिए। नंद गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, बस वही ए डॉट बी पर रेकरिंग इक्वल टू वाई। यानी कि यह बराबर होता है, सब वही रहता है किसके, एंड गेट की तरह। जो एंड गेट का होता है ए डॉट बी इक्वल टू वाई, जो यह होता है एंड गेट का, बस सेम टू सेम नॉर गेट का भी होता है। सर नंद गेट का होता है, बस इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे तो हो जाएगा नंद गेट का। और नॉर गेट में क्या होता है, जो और गेट का रहता है उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे तो होगा नॉर गेट का। बात समझ गए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉट गेट के लिए, जो नॉट गेट होता है उसका बूलियन व्यंजक होता है। तो नॉट गेट के लिए क्या सिंपल होता है, ए पर रेकरिंग इक्वल टू वाई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नॉट गेट के लिए, क्योंकि नॉट गेट के लिए ज़्यादा खास नहीं होता, एक इनपुट और एक आउटपुट रहता है, बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। समझ गए इस बात को। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह 28 नंबर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है। देखिए 28, 29, 30, यह क्वेश्चन बहुत समझने वाली बात है। समझने वाली बात नहीं, आपको ध्यान में रखने वाली बात है। क्या है, आप देख पा रहे हैं फिगर देख पाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे देखकर ऐसे किया सीधा है और ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो यह कौन सा मतलब चित्र किस गेट को निरूपित करता है वो पूछ रहा है। और यह क्वेश्चन 2020 में भी क्वेश्चन लगभग पूछ दिया था।
देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे खा रहा है यानी कि सीधा है, यानी कि क्या कर रहा है, आपका एंड गेट को निरूपित कर रहा है। क्या इस चीज़ को, तो एंड गेट को निरूपित कर रहा है। इसमें भी दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तब ना यहाँ ए होता है, यह बी होता है और यह वाई होता है। तो ए प्लस ए डॉट बी कर देते हैं इक्वल टू वाई, एंड गेट के लिए ये नहीं होता है, तो वही बात होता है। तो यह एंड गेट के लिए है, एंड गेट के का संकेत है यानी कि फिगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस वही है, बस दो इनपुट है, एक आउटपुट है, तो बस थोड़ा सा इसको ना टेढ़ कर दिया है, इसको टेढ़ कर दिया है और इसको ऐसे कर दिया है। यहाँ पे जो तनका टेढ़ रहेगा और सीधा यहाँ पे कुछ बुनका तुनका नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, यह और गेट के लिए, और गेट का संकेत है, यानी कि चित्र में किस गेट को निरूपित करता है, यानी कि और गेट को निरूपित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन चित्र में किस गेट को निरूपित करता है। देखिए आपको यह चित्र आपको क्या लगेगा, एंड गेट की तरह, पूरा एंड गेट की तरह है, वह सीधा है, पूरा ऐसे आकर ऐसे गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस पर जो गया है, यह गया है, यहाँ पे एक बुनका है, एक छिद्र है, तो गया है। तो यहाँ पे जिसे छिद्र आ जाएगा, देखिए एंड गेट की तरह है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ छिद्र आ गया तो यानी कि वह हो गया नॉर गेट का। समझ गए, नंद गेट का हो जाएगा, यानी कि जब ये छिद्र आ जाएगा यहाँ पे तो वह नंद गेट का होगा, अगर छिद्र नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एंड गेट का होगा। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह किस गेट की तरह लग रहा है आपको, तो किस गेट का, और गेट की तरह लग रहा है ना, और गेट की तरह, लेकिन यहाँ पे एक बुंदा दिया हुआ है, बुंदा के कारण यह हो जाएगा नॉर गेट का। क्या हो जाएगा, नॉर। अब बताइए कैसे, जब देखिए और गेट का है तो देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है, और लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा भी समझ लीजिए, यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यह किसके तरह लग रहा है, क्या एंड गेट की तरह, एंड गेट, तो एंड गेट की तरह है, तो यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, एंड इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, यह और लगा हुआ है, यानी कि एंड गेट यहाँ है, तो एंड गेट की तरह, यानी कि इसमें जब ये बुनका लग गया इसलिए एन लग गया इसके साथ, तो बुनका के साथ एन लगा दीजिए, तो एंड गेट का ही है, बस ये बुनका के साथ एन लगा दीजिए, तो यहाँ पे एंड गेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नंद गेट हो जाएगा। समझ गए इस बात को। यहाँ देखिए और गेट है, तो यहाँ पे देखिए और गेट है, देखिए यहाँ पे और गेट की तरह है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या कीजिए, बुनका के साथ एन यानी कि नॉर गेट हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सारणी दिया हुआ है, लिखा हुआ है दिए गए, यानी कि चित्र में दिए गए सत्यता सारणी किस गेट के लिए है, यानी कि सत्यता सारणी दिया गया है वह किस गेट का है, तो बस किस गेट का है, यानी कि 0 0 0 0 1 0 0 1 1 यानी कि और गेट का है। क्योंकि देखिए और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू आई, यानी कि 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 होगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा, फिर 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़िएगा 1 आएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 1 है। फिजिक्स में 1 ही होता है, क्योंकि जब लॉजिक गेट आपको नहीं पढ़े हुईएगा तो लॉजिक गेट का हम वीडियो दिए हुए हैं, उसका जाकर जरूर देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में क्लियर किए हुए हैं, पूरा डिटेल में। सब्जेक्टिव है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह, पूरा उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका एक वीडियो स्पेशल बना हुआ है लॉजिक गेट का, तो वहाँ जाकर समझ सकते हैं कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा, यह और गेट का होगा, और गेट के लिए हो जाएगा यह सत्यता सारणी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो बगल में सत्यता सारणी वह किस गेट का है। देखिए इसमें क्या है, सब 0 है और 1 है, यानी कि 1 में 1 से गुना होगा, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, y। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 0 में 0 से 0, 0 में 1 से 0, 1 में 0 से 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एंड गेट हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए वहाँ पे मैच कर रहा है ना, क्योंकि देखिए जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा ना, तो बाकी सब 0 होगा, यानी कि गुना वाला होगा, यानी कि एंड गेट के लिए होता है बुलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल टू वाई। जब गुना a प्लस बी में थोड़ी ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नीचे जो सत्यता सारणी देख पाएगा नीचे में, यह सत्यता सारणी, यह थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए हम इसमें क्या है, जहाँ 1 होने वाला था ना, यानी कि जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, यानी कि जहाँ 0 होने वाला था, जहाँ 1 होने वाला था वहाँ 0 हो गया, जहाँ 0 होने वाला था 1 हो गया। यह किस गेट के लिए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ 1 होना था, यहाँ पे जहाँ 1 होना चाहिए वहाँ पे 0 दिख रहा है, और जहाँ 0 होना चाहिए वहाँ 1 दिख रहा है, यानी कि नंद गेट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंद गेट के लिए। नंद गेट के लिए क्यों है, क्योंकि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a डॉट बी पर रेकनिंग इक्वल टू वाई। तो देखिए वही होगा, सब चीज़ वही है, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ई तो एंड गेट कहना है, तो एंड जो दिख रहा है सब वही है। क्या किया है, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिया है, जहाँ 1 था वहाँ 0 कर दिया है। किसके कारण, रेकरिंग के कारण वह चेंज हो जाता है,
रेकरिंग के कारण, यह जो आप याद करना पड़ेगा, इसको ऐसे तो नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। और इसको बेहतरीन तरह से समझाए हैं, आप जाकर उसको वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, नंद गेट के लिए सत्यता सारणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर को दिए गए जो सत्यता सारणी दिया हुआ है वह किस गेट के लिए है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब 0 0 जहाँ है 1 है, यानी कि 0 0 कहाँ 1 होता है, यानी कि देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है y, क्या ये और गेट के लिए होता है। जब a प्लस यानी कि 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 होना चाहिए, लेकिन 1 है, तो रेकरिंग के कारण वो 1 होता है। तो यह किसका है, यानी कि नॉर गेट के लिए है। नॉर गेट के लिए क्या होता है, तो आपको यह याद ही करना पड़ेगा, दो आप ऐसा है याद करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 होना था वहाँ 0 कर दिया, जहाँ 0 होना था वहाँ 1 कर दिया, यानी कि नॉर गेट का हो जाएगा। यहाँ पे इसका याद करना पड़ेगा, ऐसे बेहतरीन तरह से समझाए हैं, जाकर उसको देख लीजिए वीडियो को। तो यह बात समझ के इस बात को, यानी कि 4 गो था सत्यता सारणी, आपको याद कर लीजिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 गो में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यानी कि नॉर गेट के लिए और नंद गेट के लिए। तो कन्फ्यूजिंग क्या है, तो आप कहाँ कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो 0 0 1 होता है नॉर गेट में। देखिए जहाँ 0 0 1 यानी कि यहाँ पे 0 दिख रहा है बीच में, ट्रिक थोड़ा समझ लीजिए, यानी कि जहाँ 0 0 1 होता है कहाँ, तो इसमें बीच में 0 दिख रहा है नॉर में, और जहाँ 1 1 0 होता है 1 1, तो यहाँ पे इसमें होता है नंद गेट में। समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन क्या है, 12 यानी कि द्विधारी संख्या 12 का दशमिक संख्या में बदले। इसका भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, यानी कि द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या कैसे बदला जाता है। तो देखिए आपको 12 को किस प्रकार से निकालना है। तो 12 क्या है, तो 12 के जिसे निकालेगा, 12 को लिखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 0 शेष आया, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 0 शेष आया, फिर 2 से भाग दीजिएगा यानी कि 1 आया और 1 आया, यानी कि इसका हो जाएगा 1 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को, ऐसे इसका एक स्पेशल वीडियो बना रखे। तो इस बात को समझ के चलिए आगे 2-4 क्वेश्चन आप समझिएगा अच्छी तरीके से। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या, 25 का द्विधारी संख्या क्या होगा। तो भाई 25 का क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, 25 लिखिएगा ना, तो ऐसे लिखिएगा, यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा, 12 और 1 शेष बचेगा, शेष यहाँ लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे 2 से भाग दीजिए यानी कि 6 आएगा और शेष आएगा 0, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा यानी कि 3 आएगा और 0 आएगा शेष, फिर यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा यानी कि 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, यानी कि 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कहीं भी है का, 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए है ना, क्योंकि 1 1 0 0 1, तो इस प्रकार चलता है। तो समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का द्विधारी संख्या का हो जाएगा तो 1 1 0 0 1। आगे देखिए आपको अभी चेंज करके बताएंगे, उल्टा भी बताएंगे, इसका अगर इसका कैसे चेंज होता है उसका भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 क्या होगा, तो 15 को पहले निकालने की चीज़ 15 है तो 15 लिख लीजिए, और इसको क्या करना है, 2 से भाग देना है, यानी कि 7 आएगा और 1 शेष बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा यानी कि 3 आएगा और 1 शेष बचेगा, फिर 1 से यानी कि यहाँ पे फिर भाग दीजिएगा 2 से, यानी कि फिर आएगा 2, यहाँ आएगा 1, भाई 1 1, यानी कि 1 1 1, यानी कि 4 को 1 ले लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का 1 1 1, 2 जो 2 दिखाता है वह द्विधारी संख्या को दिखाता है, क्या दिखाता है, तो द्विधारी संख्या को दिखाता है, तो वह बात दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 आपको चेंज करके बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लिए। यहाँ पे लिखा हो 1 1 1, इसका क्या आपको चेंज करना है, दशमिक संख्या में चेंज करना है। तो क्या होता है, यहाँ पे 3 अक्षर है, यानी कि 1 गुने क्या होगा, 2 के पावर 2 होता है, 2 साथ में लिखा था पक्का, यानी कि 1 जो यहाँ पे 1 था तो इसलिए 1 लिखे, और 2 और पावर क्या होगा, 2 के पावर, यानी कि 3 गो अक्षर है, यानी कि 2, यानी कि जितना अक्षर रहेगा, यानी कि 1 2 3 अंक का है तो 2 अंक लिखिए, इस पर 2 पावर लिखिए, फिर प्लस कीजिए, फिर अगला है तो 1 लिखिए, प्लस फिर 2 लिखिए, मतलब गुना में 2 लिखिए, और पावर क्या होगा, 2 के बाद 1 होगा, फिर प्लस होगा, 1 है तो फिर 1 गुने 2, और पावर हम की क्या होगा, 1 2 1, उसके बाद 0 होगा। अगर इसको ज्ञात करें तो इसका होगा 4 प्लस इसका हो जाएगा 2 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 7 आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम 7 को अगर ऐसे भी निकालें, अगर 7 को अगर हम इस प्रकार से अगर निकालने का प्रयास करें तो 2 आएगा, 2 आप लिखिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यही ना आएगा, इस ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 1 1 1, यानी कि 3 1 को 7 होता है। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ यहाँ तक जो भी देखें उनको दिल के धन्यवाद करना चाहता हूँ,
तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिएगा, नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बनाना क्या है, तो 1 है तो 1 गुने 2 के पावर कितना होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 को है तो 4 लिखिए, फिर प्लस में क्या कीजिएगा 1 है तो 1 गुने फिर 2 लिखिएगा, और पावर क्या होगा 4 के बाद 3 होता है, प्लस फिर क्या लिखिएगा 0 है तो 0 गुने 2 लिखिएगा, अब पावर क्या होगा 3 के बाद 2 होता है पावर, फिर प्लस फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिखिएगा, और पावर क्या होगा 2 के बाद 1 होता है, फिर प्लस 1 गुने क्या लिखिएगा 2, पावर 1 के बाद 0 होता है, इसको होगा यानी कि इसका आ जाएगा 16 प्लस इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 प्लस इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का पावर 1 होता है, किसी के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 3 और 8 11 और 16 यानी कि 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 27। समझ के बात को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोडुलन का उपयोग किया जाता है, यानी कि मोडुलन का उपयोग होता है, तो कहाँ होता है मोडुलन का उपयोग वह बताना है। तो देखिए सूचना की लंबी दूरी तक प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सूचना की लंबी दूरी तक प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ही हम मोडुलन का उपयोग करते हैं, यानी कि दूर दूर तक प्रसारण होता है, यानी कि प्रसारण जो संचार होता है उसका हम दूर दूर तक सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है मोडुलन का उपयोग। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेडियो तरंगे का वेव होता है, यानी कि रेडियो तरंगे का वेग होता है, इसका मतलब चाल यानी कि वेग क्या होता है रेडियो तरंगे का वह बताना है। तो क्या होता है 3 गुने 10 टू पावर 10 यानी कि 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो डी लिखा गया यहाँ पे सेकेंड होगा तो कोई बात नहीं, सेकेंड कर लीजिएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयाम मोडुलन में वाहक तरंगे, यानी कि आयाम मोडुलन में वाहक तरंगे का आयाम स्थिर होता है, का आवृत्ति मोडुलन वोल्टेज के अनुसार बदलती है, का आयाम मोडुलन वोल्टेज के अनुसार बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि आयाम मोडुलन में वाहक तरंगे का आयाम मोडुलन वोल्टेज के अनुसार बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, जो मैंने कहा कि आयाम मोडुलन का जो वाहक तरंगे होता है वह क्या होता है, का आयाम मोडुलन के वोल्टेज के अनुसार बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान है, यानी कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है, तो 0 तथा 1 के बीच होता है, यानी कि जो आंकिकी होता है वो 0 तथा 1 के बीच ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, भूत रंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के, यानी कि भूत रंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के क्या होता है, समांतर लंबवत या किसी भी दिशा में, तो बता सकते हैं तो लंबवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी तल का ध्रुवन जो होता है वो पृथ्वी तल के लंबवत होता है। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंकीय संकेत बनाए जाते हैं, यानी कि अंकीय संकेत बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं, 1 बिट शब्दों से, 2 बिट शब्दों या उसके गुणज से, तो नहीं 4 बिट शब्दों और उसके गुणज से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 बिट शब्द और उसके गुणज से। देखिए आपका सही देखिए कितना होता है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और लास्ट में 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो आप सोच नहीं सकते, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें आपको पीडीएफ में आंसर भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और उसके पीडीएफ कहाँ लेना है, टेलीग्राम पे। अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है वह बताना है। तो कौन नहीं है उदाहरण, तो उसका बताना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा फैक्स, यानी कि फैक्स है जो कि अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है, यानी कि आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होता है, यह बताना है। तो किसके हेतु होता है, तो आप बता सकते हैं तो विरल माध्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंग क्या होता है हेतु, तो विरल माध्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले परत को कहते हैं, यानी कि 250 से 400 किलोमीटर ऊंचाई वाले परत को कहते हैं। कौन परत कहते हैं, तो एफ परत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एफ परत।
याद कर लीजिए, अगर आपको 90 से 140 कहे, 90 से 140 तो हो जाएगा ई परत, याद रखिए ई परत। अगर 100 यहाँ 250 से 200 400 कहे तो एफ परत, याद कर लीजिए। अच्छा आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, जो युक्ति मोंडुलन तथा बी मोंडुलन दोनों का कार्य करती है वह कहलाती है। यानी जो युक्ति जो मोंडुलन और बी मोंडुलन दोनों का कार्य करती है तो क्या कहते हैं, मोंडेल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मोंडेल, यानी कि मोंडेल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पढ़ना है पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्स का अर्थ है। यह 2018 में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्स का अर्थ है। तो क्या है फैक्स का अर्थ, तो फैक्सेमाइल टेलीग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फैक्सेमाइल टेलीग्राफी इसका अर्थ होता है, यानी कि फुल नाम होता है फैक्स का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के किस सतह से, यानी कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव परिवर्तित होता है वह बताना है। तो किस सतह से रेडियो वेव परिवर्तित होता है, तो किससे, आयनोस्फीयर, यानी कि आयनोस्फीयर से परिवर्तित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो वातावरण में जो सतह होता है आयनोस्फीयर, उससे ही रेडियो वेव परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन या 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मोंडुलन कितने प्रकार का होता है, मोंडुलन कितने प्रकार का होता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो मोंडुलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 3 प्रकार के। और कौन कौन, तो आवर्ती मुंडलन, काला मुंडलन और आयन मुंडलन, यानी कि आयाम मुंडलन, आवर्ती मुंडलन और काला मुंडलन, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए इस बात को, तीनों प्रकार के। कभी कभी आपको पूछ देगा मुंडलन क्या है और तीनों प्रकार के लिखे, तो लिख दीजिएगा आयन मुंडलन, आवर्ती मुंडलन और काला मुंडलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोंडुलन के बी मोंडुलन, यानी कि मोंडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को कहते हैं। यानी कि मोंडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो बताना है। तो बहुत आसान है, विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं बी मोंडुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बी मोंडुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रकाशीय संचारण, यानी कि प्रकाशीय संचरण में संसूचक के लिए उपयोग होता है। यानी कि प्रकाशीय संचरण में संसूचक के लिए क्या उपयोग होता है वह बताना है। तो क्या उपयोग होता है आप बता सकते हैं, तो फोटो डायोड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फोटो डायोड। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, प्रकाशीय संचार में संसूचक के लिए प्रयोग होता है, यानी कि फोटो डायोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड में आवाज होगा उसके लिए सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है। यानी कि टीवी प्रसारण के लिए जो यह क्वेश्चन लगभग पूछा गया है, 18 या 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है। तो क्या है, देखिए 30 से 300 है, ये बात सही है, लेकिन किलो हार्ट्स है, मेगा हार्ट्स है या हार्ट्स है, तो मेगा हार्ट्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का प्रयोग होता है वह है 30 से 300 मेगा हार्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश तरंगे का संचार आधारित है। यानी कि आकाश तरंगे का संचार आधारित है, तो क्या है, तो आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, संचार उपग्रह का आवर्त काल होता है। यानी कि संचार उपग्रह का आवर्त काल होता है, तो क्या होता है आवर्त काल बता सकते हैं, तो क्या होता है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आवर्त उपग्रह का आवर्त काल होता है तो 24 घंटे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान होता है। जो प्रकाशीय तंतु होता है उसके लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है, तो 77 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे तो याद नहीं रहने वाला, यह समझाने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग 3 से 5 मार्क्स पूछ दिया जाता है, 3 से 5 मार्क्स, और बहुत छोटा चैप्टर है तो आप उठा सकते हैं नंबर अच्छा, इसलिए हम लाए हैं इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, यूएचएफ परिसीमा की आवृत्ति सामान्यतः संचारित होता है। यानी कि यूएचएफ परिसीमा की आवृत्ति संचारित होता है, तो किसमें संचालित होता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो अंतरिक्ष तरंगों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल चाहिए, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। समझ गई इस बात को।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले परत को कहते हैं। यानी कि 90 किलोमीटर से 140 किलोमीटर की ऊंचाई वाले परत को क्या कहते हैं, तो अभी बताए हैं ई परत कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई परत कहते हैं। अगर 200 से 400 यानी कि 200 से 400 अगर रहेगा, अभी होगा 204 से, यानी कि 240 से 204 से क्या होगा, तो एक परत होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका क्या होता है 90 से 140, तो हम बता सकते हैं तो क्या होता है, तो ई परत होता है। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन किस संचार तंत्र का उदाहरण है। यानी कि टेलीफोन है जो कि किस संचार तंत्र का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं। तो क्या है, अनुरूप, यानी कि अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण है टेलीफोन। जो हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं वह किसके प्रकार में आता है, तो अनुरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा और नीचे यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स किस संचार तंत्र का उदाहरण है। यानी कि फैक्स जो होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी जिसका फुल नाम है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैक्स का संचार मतलब उदाहरण है किसका है, तो अंकीय, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही जगह। यह अंकीय का है और टेलीफोन क्या है, तो अनुरूप का है। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है, इसका आपका जवाब देना है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पृथ्वी के किसी स्थान पर, यानी कि पृथ्वी के कोई भी स्थान पर टीवी टावर की ऊंचाई, यानी कि कोई टीवी टावर की ऊंचाई कितना 245 किलोमीटर है। क्या 245 किलोमीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो कितना दूरी तक, यानी कि जब ऊंचाई इसका 245 किलोमीटर है तो कितना दूरी तक कवर, मतलब कितना दूरी तक यह टीवी प्रसारण को करेगा, यानी कितना दूरी तक यह मतलब क्षेत्र को कवर करेगा वह बताना है। तो आप बता दे सकते हैं, कमेंट कर दीजिए इसका कितना आंसर होगा। ये 245 मीटर, 245 किलोमीटर, 56 किलोमीटर या 220 मीटर। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखिए 245 मीटर नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में से आपको देना है आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।